नमस्कार, जीएनटी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। गुजरात के गांधीनगर में इस वक्त भारत का 12वां डिफेंस एक्सपो चल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन भी किया और इस मौके पर पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की एक ऐसी झलक दिखाई जिस पर सारा देश गर्व कर सकता है। डिफेंस एक्सपो में इस बार स्वदेशी का परचम लहरा रहा है। मेक इन इंडिया पर इस बार इस कदर जोर दिया गया है कि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ स्वदेशी कंपनियों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। हालांकि जो विदेशी कंपनियां भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो कंपनियां इस एक्सपो में हिस्सा जरूर ले रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश को और कौन कौन सी गुड न्यूज सुनाई है। जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। शब्द समर सरल होते हैं, लेकिन सामर्थ्य अपरंपार होता है। और आज भारत की युवा शक्ति, भारत का सामर्थ्य विश्व के लिए आशा का केंद्र बन रहा है। और आज का ये डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। वाकई घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बड़े। जैसे आज लौह पुरुष की धरती से दुनिया को भारत के फौलादी इरादों, संभावनाओं और सामर्थ्य का संकेत मिला। संकेत जो कहते हैं कि रक्षा क्षेत्र में हथियारों की खरीद के लिए औरों की राह देखने वाला भारत आज राह दिखा भी रहा है और दूसरों के लिए राह बना भी रहा है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आज गांधीनगर में भारत के 12वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कर दिया। अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस सेक्टर में भारत के चमचमाते वर्तमान और उससे भी उजले भविष्य की वो तस्वीर पेश की जिसे देख सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपो के मंच से डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स साझा किए जिनके बारे में सुनकर देश की खुशी 8 गुना बढ़ गई। देश का विश्वास 8 गुना बढ़ गया और 8 गुना बढ़ गई देश की उम्मीद। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मेक इन इंडिया की किताब में डिफेंस सेक्टर की ये सक्सेस स्टोरी हमारे अतीत की कल्पनाओं, दृढ़ निश्चय और विश्वास की वो तस्वीर है जिसे एक देश के तौर पर भारत ने बीते सालों में अपनी मेहनत और काबिलियत से हकीकत की जमीन पर उतारा है। महज 5 साल में 40,000 के आंकड़े को छू लेने का ये लक्ष्य सुनने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन असंभव नहीं। इसकी तरफ भारत ने मजबूती से कदम बढ़ा भी दिए हैं। जहां आज भी हमारे पड़ोसी
भविष्य की लड़ाइयों के लिए पश्चिम का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर है, तो वह एक तरफ हमारा देश है जिसने रक्षा निर्माण में खुद को पहले के मुकाबले इतना मजबूत बना लिया है कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आज पश्चिम खुद हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। अगर दूसरे देश आज हमारी काबिलियत पर भरोसा दिखा रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा खुद पर भरोसा। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों को न केवल अपनाया है, बल्कि उनके सटीक इस्तेमाल से यह साबित भी किया है कि मेक इन इंडिया हथियारों की क्षमता और ताकत वाकई बेमिसाल है। भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। भारत की नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बैट गन्स तक भारतीय कंपनियों से खरीद रही है। आज प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के साथ ही हमारी थल सेना के प्रमुख भी एक्सपो में मौजूद थे। गुड न्यूज टुडे ने जब उनसे एक्सपो को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने जिस संजीदगी से सेना की जरूरतों और एक्सपो से उनकी उम्मीदों का जिक्र किया, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी था कि ये एक्सपो सेना के लिए कितना अहम है। जिसमें कि आर्टिलरी गन्स है, कोई एयर डिफेंस गन्स है, हमारे स्मॉल आर्म्स एमुनेशन, तो ये हम एक कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं। और दूसरी कैपेबिलिटी है जो कि ग्रे जोन वॉरफेयर, ग्रे जोन में हम किस तरह से एक इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट कर पाए, उसके लिए एक अलग तरीके की कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड है, जिसमें कि आपके पास अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स है, ड्रोन सिस्टम्स है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है, जो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के जरिए जो आता है, वो भी नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लीजिए, मशीन लर्निंग, ये सब ग्रे जोन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज है, उसके लिए हमको हमारी जरूरत है। सेना प्रमुख के साथ ही वायुसेना प्रमुख भी डिफेंस एक्सपो में हमारे वायुवीरों के लिए नए हथियारों और तकनीकों की परख करते हुए नजर आए। कि LCA Mark 1A का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, 83 LCA Mark 1A, और आने वाले सालों में हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी LCA Mark 2 और AMCA भी हमारे इन्वेंट्री में आ जाए। और ग्राउंड सिस्टम्स की बात करें तो जैसे कि हमारे पीछे है आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसके न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, और कई तरह के रेडार्स हैं, छोटे से लेकर बड़े रेडार तक, जो इंडिजिनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी इन्वेंट्री में शामिल किया जाए उनको। यानी इतना तो तय है कि चाहे हथियारों के निर्माता हों, बाहरी खरीदार हों या फिर हमारी अपनी सेनाएं, अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो हर किसी के लिए बेहद खास रहने वाला है। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। आज प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपो के दौरान गुजरात के बनासकांठा में डीसा एयरबेस का शिलान्यास किया। वायुसेना का यह 52वां स्टेशन अपने आप में बहुत खास है, और खास इसलिए भी क्योंकि ये सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है। जमीन पर जहां पर वायुवीरों के लिए नए स्टेशन की नींव रखी गई, तो वहीं पर अंतरिक्ष के जरिए डिफेंस के नए रास्ते तलाशने पर जोर देने के इरादे से आज प्रधानमंत्री ने मिशन डेप्थ स्पेस को भी लॉन्च किया। કિસાના ભાઈઓ બહેનો, તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અભિનંદન પાઠવું છું. હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે.
ये डिफेंस एक्सपो अगर पूरे देश के लिए गर्व करने का मौका है तो वहीं गुजरात के लिए ये एक्सपो दोहरी खुशी लेकर आया है। न केवल ये एक्सपो गुजरात की धरती पर हो रहा है, बल्कि आज एक्सपो के दौरान ही प्रधानमंत्री ने गुजरात के डीसा एयरबेस का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही गुजरात के बनासकांठा में भारतीय वायुसेना का 52वां स्टेशन बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये एयरफील्ड डीसा के नानी गांव में बनाया जाएगा और इसे बनाने में लगभग 950 करोड़ की लागत आएगी। खास बात यह है कि लगभग 4500 एकड़ जमीन में फैला यह एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर होगा। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डीसा एयरबेस को बनाने का निर्णय 2020 में लिया गया था। ये एयरबेस दक्षिण पश्चिम वायु कमान के लिए रणनीतिक तौर पर अहम होगा, जिसे खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा। डीसा एयरफील्ड के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस एक्सपो में मिशन डेफ स्पेस का भी उद्घाटन किया। Prime Minister Shri Narendra Modi's resolve for Atmanirbharta has led to India's significant. आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा में स्पेस साइंस बड़ी भूमिका निभा सकता है। डिफेंस सेक्टर में अंतरिक्ष के इस्तेमाल की उन्हीं असीम संभावनाओं को देखते हुए मिशन डेफ स्पेस की शुरुआत की गई है। इस मिशन में आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के तहत स्पेस के जरिए देश के डिफेंस को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। स्पेस है जहां से भविष्य की लड़ाई लड़ी जाएंगी और इसी के लिए आज डिफेंस स्पेस चैलेंजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां, भारत की प्राइवेट कंपनियां स्पेस के, कम्युनिकेशन के, आईएसआर के और नेविगेशन के में स्पेस में जो प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स यहां इंडिया में बनाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कंपनियों, रिसर्चर्स और युवाओं से भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर नए निर्माण का आह्वान किया। मैं गुजरात डिफेंस एक्सपो में मौजूद सभी कंपनियों से भी आह्वान करना चाहता हूं। आप इन अवसरों को भविष्य के भारत को केंद्र में रख करके आकार दीजिए। आप मौका जाने मत दीजिए। आप इनोवेट करिए, दुनिया में बेस बनाने का संकल्प लीजिए और सशक्त विकसित भारत के सपने को आकार दीजिए। और मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस एक्सपो के दूसरे दिन यहां पहुंचे थे। 20 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो 2022 का तीसरा दिन है। आयोजन के दौरान पहले 3 दिन व्यापार के लिए रखे गए हैं, जहां डिफेंस सेक्टर से जुड़े बड़े बिजनेसमैन शिरकत कर रहे हैं। जबकि 21 और 22 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो आम जनता के लिए खुलेगा, ताकि देश की जनता भी स्वदेशी हथियारों की झलक देखकर गर्व महसूस कर सके। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो डिफेंस एक्सपो में भारत की सैन्य ताकत दिख रही है। यहां पर हिंदुस्तान में बने ऐसे हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया है जिनसे देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। क्या खास है इस डिफेंस एक्सपो में और कौन कौन से हथियार इस एक्सपो के आकर्षण बन रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। डिफेंस एक्सपो 2022 के जरिए दुनिया भारत के डिफेंस सेक्टर का दम देख रही है।
गुजरात के गांधीनगर में 5 दिनों तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की वो झलक दिखाई दे रही है जो आज से पहले किसी एक्सपो में दिखाई नहीं दी। इस एक्सपो में डिफेंस सेक्टर में भारत के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाने की कहानी को बेहद दमदार ढंग से दुनिया के सामने रखा गया है। यानी इस बार के डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी पर जोर है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी झलक इस डिफेंस एक्सपो में देखने को मिल रही है। डीआरडीओ के विकसित किए 430 से ज्यादा रक्षा उपकरणों और हथियारों की ताकत का गवाह दुनिया के 100 देश बन रहे हैं। मेक इन इंडिया मिशन के तहत स्वदेशी मशीन पिस्टल, स्वदेशी युद्धपोत, माइन प्रोटेक्शन व्हीकल, गरुड़ गन सिस्टम, ATAGS गन सिस्टम और पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक और मारक स्वदेशी हथियारों को एक्सपो में प्रदर्शित किया गया है। एक्सपो में पहले दिन से ही जहां ये तमाम हथियार प्रदर्शित किए गए हैं, तो वहीं एक्सपो के दूसरे दिन पीएम मोदी ने STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरफोर्स के लिए STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया है। मेड इन इंडिया STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारत के वायुसैनिकों को ट्रेन करने में दक्ष है। 4 साल तक अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाने और सारे फ्लाइट टेस्ट को पास करने के बाद ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। सबसे बड़ा सहारा इसलिए कि जंग के मैदान में दुश्मनों को हवा में चारों खाने चित्त करने के लिए जरूरत होती है कुशल फाइटर पायलट की, और बिना अच्छी ट्रेनिंग के ये मुमकिन नहीं। और यही काम करता है STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। STT-40 मिलने से एयरफोर्स की ट्रेनिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। फिलहाल एयरफोर्स को कुल 388 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसमें से वायुसेना के पास पहले से 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, यानी अभी 106 एयरक्राफ्ट लिए जाने बाकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स ने 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब HAL को इसका ऑर्डर मिलेगा तो 3 साल के भीतर ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को मिलने शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक्सपो में स्वदेश में विकसित की गई मशीन पिस्टल अस्मी को भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। 9mm की इस पिस्टल को भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल प्रसाद बंसोड़ और DRDO लैब ने 14 महीने में विकसित किया है। ये मेक इन इंडिया पिस्टल कई खूबियों से लैस है। एक बेहतर पिस्टल है, इस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो ये 1 मिनट के अंदर 700 से 800 राउंड फायर कर सकती है। 100 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है और पिछले 2 से 3 सालों में DRDO और सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने इसे मिलकर तैयार किया है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने इसे क्लियर किया है और आने वाले दिनों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF, ITBP, CRPF, वो इसका इस्तेमाल करेंगी। बहुत जल्द सेना भी इसको लेने जा रही है और कश्मीर जैसे इलाके में किसी नजदीक की लड़ाई में आतंकियों के खिलाफ इस तरह की पिस्टल का इस्तेमाल सेना और सुरक्षा बलों के लिए काफी कारगर साबित होगा। कैमरामैन जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, गांधीनगर। डिफेंस एक्सपो में आज एक और खास चीज पर सबकी नजर रही। डिफेंस एक्सपो में पहले से मेक इन इंडिया का परचम लहरा रहा है, लेकिन आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने ऐसे स्वदेशी रक्षा उपकरणों की चौथी लिस्ट को जारी कर दिया है जिनके इंपोर्ट पर अब बैन लग जाएगा। यानी कि इन उपकरणों और हथियारों को अब स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदा जा सकेगा। इस लिस्ट में देखिए सेंसर्स, हथियार, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से लेकर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, मीडियम रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज UAV समेत कई जटिल रक्षा सिस्टम को इसमें शामिल किया गया है। अगले दशक में ये रक्षा उपकरण केवल स्वदेशी कंपनियों से ही लिए जा सकेंगे, यानी कि दिसंबर 2022 से 2032 तक इन रक्षा उपकरणों के आयात पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और इसे देखते हुए अगले 5 से 10 सालों में स्वदेशी कंपनियों को लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने ऐसी पहली लिस्ट 21 अगस्त 2020 को जारी की थी और उस लिस्ट में ऐसे 101 आइटम्स का जिक्र था जिनके आयात पर बैन लगा दिया गया था। इसके 108 आइटम्स वाली दूसरी लिस्ट को 31 मई 2021 को जारी किया गया और अब से कुछ ही महीनों पहले 7 अप्रैल 2022 को तीसरी लिस्ट को भी जारी कर दिया गया और आज 101 आइटम्स वाली चौथी लिस्ट, चौथी सूची भी जारी कर दी गई है। इसके बाद अब ऐसे रक्षा उपकरण या फिर उनके पार्ट्स की संख्या कुल 411 हो गई है जिन्हें इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें केवल स्वदेशी निर्माताओं से ही लेना होगा। यानी डिफेंस एक्सपो में
इस पर पूरा जोर दिया गया है। इसे हमारी सेनाएं किस तरीके से देखती हैं और डिफेंस एक्सपो से सेना की उम्मीदें क्या हैं, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे के संवाददाता मंजीत नेगी ने खास बातचीत की सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। ये और एक मौका है जहां पर हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज या नीश टेक्नोलॉजीज हमारे देश में अवेलेबल है, उनको किस तरह से हम प्रैक्टिस में लाए या कैसे इंप्लीमेंट करें। तीसरा, R&D के क्षेत्र में खास करके ये अच्छा मौका है जब R&D लोग जो R&D में इन्वॉल्व है और साथ में सेना, हम दोनों आपस में बातचीत करके उसमें जो कॉमन ग्राउंड है, क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इन तीनों चीज़ों के अलावा एक और अहम मुद्दा है जो कि सिनर्जी, डिफेंस इंडस्ट्री और सेना के बीच में किस तरह से हम सिनर्जी और अच्छी ले पाए, कैसे कोऑर्डिनेट कर पाए, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को कैसे जान पाए। तो ये भी हम इस 2-3 दिन के दौरान अचीव करना चाहेंगे। और अंत में, जैसे आपने आज सुना, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी इस डेफ एक्सपो के साथ साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि जो फ्यूचर की लड़ाइयाँ होंगी, जो जंग होंगी, ऑपरेशन होंगे, उन्हें हमें वो स्वदेशी हमारे जो मेक इन इंडिया वेपन होंगे उनके जरिए ही हमें लड़ना चाहिए या उनसे लड़ाई होगी। आप क्या सोचते हैं किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी? नहीं, ये जरूरी है और सबसे अहम मुद्दा है कि यदि हम इंडिजिनस वेपन्स या इंडिजिनस इक्विपमेंट के साथ लड़े, यदि हमारे जवानों के हाथों में ये इंडिजिनस इक्विपमेंट है, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा स्फूर्तिदायक, एक भरोसादायक और एक बड़ी बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट आवर सोल्जर्स विल हैव इंडिजिनस इक्विपमेंट, और उसी दिशा में हम आगे कार्यरत हैं। इसके और 2-3 फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि हमारी ऑपरेशनल कंडीशंस हमारी टेरेन के लिए है, वो हम बड़ी आसानी से हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को समझा सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं। दूसरी बात है नई टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना। वो किस तरह से, ये मुझे लगता है स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा मौका है कि किस तरह से आप नई टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके सेना को और सेना की काबिलियत को आगे बढ़ाने में मदद दें। तीसरा, क्योंकि ये सब इंडिजिनस होगा, इनका सर्विस सपोर्ट, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस उतना ही आसान होगा। और ये जैसे अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें बड़ी जरूरी इम्पोर्टेंट एक हमने सीख मिली है कि हमको डिफेंस इक्विपमेंट, एमुनिशन के बारे में हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कम से कम बाहर की या इस पे हमारी निर्भरता तकरीबन ना के बराबर हो। बहुत धन्यवाद, आपने रूस यूक्रेन का सवाल का भी जवाब दिया। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर जो स्वदेशी हथियार हैं वो काफी कारगर होंगे आने वाले दिनों की लड़ाई को लेकर। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, गांधीनगर। डिफेंस एक्सपो की तमाम खासियतों के साथ फिलहाल के लिए GNT स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।